सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप राजभर और आज के हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉमन ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। वाओ, इससे पहले कुछ नहीं पढ़ा हमने कि पढ़ चुका है। इससे पहले पार्ट 1 की वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो इस चैनल पे अपलोडेड है। उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आपको क्लिक करके जा सकते हो। एक सेपरेट प्लेलिस्ट का कॉलम ज़रूर मिलेगा आपको, उस प्लेलिस्ट में जाके आप सारा वीडियो देख सकते हो, वो भी सारा अमेंडेड है। ईच एंड एवरी वर्ड इज़ अमेंडेड, जो भी अमेंडमेंट आया हुआ है वो सारा 5 मई 2021 इसके बाद जो भी अमेंडमेंट है ना, वो सारे अमेंडमेंट यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा बिना अमेंडेड कुछ भी मिल जाएगा यहाँ पे, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं, उल्टा पुल्टा चीज़ नहीं। ओके, नाउ कॉमन ऑब्लिगेशन ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी, इससे पहले मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था, ये भी बताया था कॉमन ऑब्लिगेशन का मतलब। एक बार थोड़ा सा फिर से समझा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो समझ में नहीं आएगा। कॉमन ऑब्लिगेशन का मतलब हो गया, ये वो ऑब्लिगेशन है ना जो सभी को करना है। मतलब सभी को मतलब आप फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सी सिक्योरिटी लिस्ट करते हो, फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी छोटे से लिस्टेड एंटिटी हो। अगर आपका नेटवर्थ 25 करोड़ से कम है एंड पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से कम है, तो आपको बहुत सारे कंप्लायंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एकदम माफ़ किया गया है। लेकिन कम होने के बावजूद आपको ये 5 6 7 8 वाले कंप्लायंस करने ही पड़ेंगे सर, ये तो कॉमन ऑब्लिगेशन है। ओके, इसके अलावा अगर आप अपनी इक्विटी नहीं डिवेंचर लिस्ट करते हो तो भी करने पड़ेंगे सर, ये तो कंप्लायंस करने होंगे। लेबर एलओडीआर का ये रेगुलेशन सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। एसएमई पे है होगा, ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे होगा, सब जगह होगा। मतलब आप लिस्टेड हो गए ना, बात खत्म, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता सर आप कौन है क्या है, एक बार लिस्ट हो रहा है ना, बात खत्म, आपको ये तो करना ही पड़ेगा। तो जनरल ऑब्लिगेशन क्या बोला गया, सबसे पहले बोल दिया गया कि भैया आपको जो केएमपी हैं, डायरेक्टर हैं, प्रमोटर हैं, इन सभी लोगों को कंप्लाई करना होगा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशंस को। वाह, बहुत अच्छी बात है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन कहाँ बताया गया, रेगुलेशन 4 के अंदर। नहीं देखा आपने, गलत हुआ आपके साथ। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड बता दिया उन्होंने क्या है। अब ये बैठ के आप अपने अकेले में कोने में बैठ के पढ़िएगा, ठीक है। की फंक्शन ऑफ द बोर्ड क्या है, की फंक्शन और द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड, बहुत कुछ है और भी इसमें, ठीक है। सारा कुछ इसमें डाला हुआ नहीं है, शायद नहीं डाला हुआ है, डाला हुआ है, राइट। तो उनको जो भी करना है वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे। ओके, चलो, की रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है कंप्लायंस ऑफिसर। देखो इसमें भी एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, हिज के साथ उन्होंने हर ऐड किया। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट हिज वर्ड से हम लोग पहले भी ये मानते थे कि वो मेल या फीमेल दोनों चलेगा, बट अब उन्होंने स्पेसिफिकली हिज स्लैश हर वर्ड इज 5 मई 2021 इस डेट के बाद उन्होंने स्पेसिफिकली इसको ऐड किया है। सो ऐड किया मतलब ये आपको मानना पड़ेगा। तो कंप्लायंस ऑफिसर को आपको अपॉइंट करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। लिस्टेड एंटिटी शैल अपॉइंट ए क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। एक सीएस को अपॉइंट करना होगा एज अ कंप्लायंस ऑफिसर, एंड कंप्लायंस ऑफिसर शैल रिस्पॉन्सिबल। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी इन्होंने डिफाइन कर दिया है, क्योंकि भैया अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन नहीं करते हैं तो आपको तो लगेगी पेनल्टी। सिंपल सी बात है, अगर आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन नहीं कर सकते हो तो भैया आप क्या कर रहे हो, आपको तो पेनल्टी लगना ही चाहिए। सिंपल क्या है भाई, इंश्योर कि आप रेगुलेटरी प्रोविजंस का कंप्लायंस कर रहे हो, जो जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है। कोऑर्डिनेट कर रहे हो, कोऑर्डिनेट करो तो किसके साथ, रिपोर्टिंग टू द बोर्ड, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। जो भी इन्फॉर्मेशन वो मांग रहे हैं हम प्रोवाइड कर रहे हैं भाई, जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए हम बता रहे हैं सब कुछ, ठीक है। इंश्योर कर रहे हैं कि करेक्ट प्रोसीजर हैव बीन फॉलोड दैट वुड रिजल्ट इन द करेक्टनेस। अब सारा चीज़ सही सही तरीके से, जो भी काम हुआ है सही तरीके से हुआ है, जो भी स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन जो भी आप प्रोवाइड करो ना, वो सब अच्छे से हुआ है, जो होना चाहिए। मॉनिटरिंग ईमेल एड्रेस, ग्रीवेंसेस रेड्रेसल डिवीजन डिज़ाइन बाय द लिस्टेड एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ, मतलब जो भी कंप्लायंस में जो भी ऑफिसर बैठा होगा ना, सीएस दैट इज हमारा कंप्लायंस ऑफिसर, इसके पास ग्रीवेंसेस रेड्रेसल के सारे ईमेल्स आते रहने चाहिए, इसको पता चलना चाहिए कि भाई क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं हमारे लोगों को, तो ये उन सभी चीज़ों को मॉनिटर करता हुआ रहेगा। ओके, प्रोवाइडेड दैट रेगुलेशन शैल नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ द इशू ऑफ म्यूचुअल फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड वाले हैं तो भैया आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ज़िंदगी लल्लन टॉप है, मतलब कोई चाप नहीं है। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया, क्योंकि वो लोग ना गवर्न होते हैं, म्यूचुअल फंड का एक सेपरेट रेगुलेशन है 1996। तो जब म्यूचुअल फंड से आप गवर्न हो रहे हैं तो आप लोडर से क्यों गवर्न होंगे, एक साथ दो दो रेगुलेशन क्यों लगाएंगे ज़बरदस्ती का। आप म्यूचुअल फंड वालों के लिए म्यूचुअल फंड का अलग रेगुलेशन है, 1996 वाले रेगुलेशन में देख लेंगे। एलओडीआर वालों के लिए, बाकी लोगों के लिए एलओडीआर का रेगुलेशन बनाया, वो अपना कंप्लाई करें, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा शेयर ट्रांसफ़र एजेंट। अब जैसे शेयर ट्रांसफ़र एजेंट वर्ड यूज़ किया ना, हम फर्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किए थे, सेम चीज़ सेकंड वीडियो में भी अपन एक्सप्लेन करेंगे।
लिस्टेड एंटिटी को अपॉइंट करना होगा एक शेयर ट्रांसफर एजेंट और मैनेजर द शेयर टू मैनेज जो भी है और मैनेज द शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी इन हाउस। बट यहाँ पे क्या बोला, किसको अपॉइंट करना होगा अगर एक मोर देन 1 लाख, 1 लाख से ज़्यादा अगर आपके पास सिक्योरिटी है तो भैया आपको अपॉइंट करना मैंडेटरी हो जाता है। 1 लाख से ज़्यादा सिक्योरिटी, अब 1 लाख से ज़्यादा क्या वर्ड इन्होंने यूज़ किया, इन्होंने बोला सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब इक्विटी है, हाँ करना होगा, डिवेंचर है करना होगा, कुछ भी है, और कोई सिक्योरिटी रिसीट है बिल्कुल, इन सबको जोड़ दिए। इक्विटी है मेरा कुछ 80,000, ये हमारा कुछ 10,000, ठीक है, ये है हमारा कुछ 12,000, ठीक है, हो गया ना 1 लाख पार, राइट। 80, 90, 1 लाख, 1 लाख 2,000 समथिंग, 1 लाख क्रॉस करके, जैसे ये क्रॉस करके ना आप एक तो शेयर ट्रांसफर एजेंट बनाना पड़ेगा, आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक छोटा सा अमेंडमेंट उन्होंने दिया है। क्या अमेंडमेंट दिया है? द लिस्टेड एंटिटीज शैल सबमिट अ कंप्लायंस सर्टिफिकेट टू स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टेड एंटिटी है, उनको एक सर्टिफिकेट, कंप्लायंस सर्टिफिकेट, विच सर्टिफिकेट, दैट इज कंप्लायंस सर्टिफिकेट, किसको देना होगा? स्टॉक एक्सचेंज को। जो साइन कौन करेगा? CS, कंप्लायंस ऑफिसर, प्लस ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर ट्रांसफर एजेंट, जिसमें देखो यहाँ पे बोला है कि CS प्लस शेयर ट्रांसफर एजेंट, शेयर ट्रांसफर एजेंट, इन दोनों का साइन होना चाहिए। अब शेयर ट्रांसफर एजेंट खुद नहीं साइन करेगा, जो उसका ऑथोराइज बंदा होगा वही साइन करेगा, ठीक है। विद इन कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज के अंदर ऑफ ईच हाफ ईयर, हर 6 मंथ के अंदर, ठीक है, सर्टिफाई करेंगे कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सेपरेशन 2। आपको एक तो कंप्लायंस सर्टिफिकेट लेना होगा अपना शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ, जिसमें CS भी साइन करेगा, कंप्लायंस ऑफिसर भी साइन करेगा, और शेयर ट्रांसफर एजेंट का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भी साइन करेगा। दोनों का साइन होगा और हर हाफ ईयरली बेसिस पे ये चीज़ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, एक चीज़ और आपको बताना था, वो इस अमेंडमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट होना मिस हो गया है, जो ये अमेंडमेंट छूटा हुआ है, वेट बता रहा हूँ। यहाँ पे ना ईच हाफ वर्ड नहीं आएगा, ईच हाफ वर्ड हट चुका है। ये वर्ड पहले था बट अब नहीं रहा हमारे बीच में। सो विद इन 30 डे ऑफ ईच ऑफ फिनांशियल, अब ये ईयरली जाएगा, नॉट क्वार्टरली जाएगा। ये मेरे को यहाँ पे ही शक लग रहा था बट मिस हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये ईच हाफ नहीं जाएगा, अब जाएगा एनुअली, ये हटा दो, ये जाएगा ईयरली। मतलब अब जो है ना कंप्लायंस सर्टिफिकेट जो है, कंप्लायंस सर्टिफिकेट, कंप्लायंस सर्टिफिकेट साइन कौन करेगा? CS प्लस रजिस्टर ट्रांसफर एजेंट, ये दोनों साइन कर दिया। इसका ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव साइन कर दिया, ठीक है। विद इन 30 डे ऑफ फिनांसियर से 30 दिन के अंदर आपको ये सर्टिफिकेट भेजने पड़ेंगे स्टॉक एक्सचेंज को। पहले ये हाफ ईयरली बेसिस पे था, अब ये हाफ ईयरली बेसिस पे नहीं है, अब ये ईयरली बेसिस पे कर दिया गया है। पूरा 1 साल का एक अपलोड करना होगा आपको, एक सेंड करना होगा। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट, अगर कोई नया अपॉइंट करते हो तो ट्रिप्लिकेट एग्रीमेंट बनेगा। ट्रिप्लिकेट एग्रीमेंट मतलब नए वाले के साथ और आपकी कंपनी के साथ, ऐसे 3 एग्रीमेंट यहाँ पे बनता है। यहाँ पे कहा गया ट्रिप्लिकेट एग्रीमेंट बताओगे। एग्जिस्टिंग शेयर ट्रांसफर जो अभी वाला है और हमारी कंपनी के बीच में, ठीक है। न्यू शेयर एजेंट और लिस्टेड एंटिटी के बीच में, एंड जो भी है प्रोवाइडेड इन केस ऑफ ट्रांसफर, ये वाला एक पॉइंट था जो मेरे को एक्सप्लेन करना था। वेर इज़ 1 लाख, 1 लाख कहाँ गया यार इसमें? हाँ, अपॉइंट करने से विद इन 7 डेज आपको इंटीमेट कर देना होगा, ओके। एंड ये यूनिट म्यूचुअल फंड के लिए एप्लीकेबल है। देखो बेसिकली पहले ही मैं बता दिया हूँ, म्यूचुअल फंड के लिए अलग रेगुलेशन है 1996 का। तो जब अलग रेगुलेशन है तो फिर उनको इस रेगुलेशन में क्यों घसीटने का मतलब बनता है? तो इसीलिए उनको भाई बहुत चीज़ में हम लोग माफ़ी दे देते हैं, ओके। चलिए, ये हमारा रेगुलेशन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है यहीं से। अच्छा, 1 लाख यहाँ पे है। द लिस्टेड एंटिटी सेलेक्टेड 1 लाख, सिक्योरिटीज़ वर्ड मिल गया और ये 1 लाख मिल गया। क्लियर है? चलो, शेयर ट्रांसफर एजेंट का मेरा प्रोविज़न क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। कोऑपरेट करोगे आप इंटरमीडियरी के साथ, जो भी है सेबी के साथ रजिस्टर है उनके साथ कोऑपरेट करिए। डॉक्यूमेंट प्रिजर्व कीजिए। डॉक्यूमेंट प्रिजर्वेशन के लिए एक पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, अप्रूव, जो कि बोर्ड अप्रूव करेगा, ठीक है।
बेसिकली दो कैटेगरी के तो डॉक्यूमेंट होते ही हैं हम लोग, एक प्रिजर्वेशन परमानेंटली होता है, परमानेंट नेचर, और एक होते हैं 8 साल वाले डॉक्यूमेंट। 8 साल वाले डॉक्यूमेंट कौन कौन से हो गए हमारे, बुक्स ऑफ अकाउंट हो गया, ये सेक्शन 135, CSR का खर्चा वाला हो गया, डिटेल हो गया, और एक आता है मतलब पेरोल वगैरह हो गया, अगर कुछ जो भी पे वगैरह किए हो अपने एम्प्लॉय को उनका। परमानेंट में आ गया, परमानेंट के अंदर क्या आ गया आपका, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, MOA, AOA, कोई जजमेंट है, कोई मटेरियल एग्रीमेंट है, कोई लीज डॉक्यूमेंट है, कोई ट्रांसफ़र डीड है, बड़ा चीज़, सारा चीज़ आपको परमानेंट प्रिजर्व करना होगा। एंड ये 8 साल वाला जो डॉक्यूमेंट है ना, ये आपको अगर डिस्ट्रॉय करना है तो भी उसके लिए बोर्ड का अप्रूवल होना चाहिए, उसके बाद ही आप डिस्ट्रॉय करोगे। ऐसा नहीं है कि 8 साल हो गए सर फाड़ के फेंक दिया, नहीं चलेगा बच्चा, ऐसा नहीं करते। फाइलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको फाइल करना होगा स्टॉक एक्सचेंज को टाइमली बेसिस पे, और सारा सही सही फाइल कीजिएगा भैया। एक गलत इन्फॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज सीधा पेनल्टी ठोकेगा और बात ही नहीं करेगा आपसे, खोजते रहो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। अगर कोई भी आप स्कीम, रिस्ट्रक्चरिंग, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, अमलगमेशन, मर्जर, ऐसा कुछ भी करते हो ना, तो सबसे पहले भैया आपको स्टॉक एक्सचेंज से तो पूछो, उनकी तो सहमति ले लो, उसके बाद जो भी आप करना होगा, ठीक है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अगर आप डिविडेंड दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो डिविडेंड का, या फिर रिडम्पशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो भैया, कोई भी काम कर रहे हो, हम तो बोलते हैं सारा काम आप कैश में करो ही मत। साफ साफ उन्होंने बोल दिया कि एनी मोड से पे कीजिए, कहा गया कैश में, बोला ही मनाही कर दिया है। अप्रूव्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। मैंने स्पेसिफाइड शेड्यूल 1 पार्टी ऑफ द फॉलोइंग, डिविडेंड, इंटरेस्ट या फिर रिडम्पशन करना है, अब आपको कैश में, कैश काट दो, कैश लिखो और एकदम गंदे तरीके से काटो, कैश लिख के काट दो। वो आपको कैसे पे करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड में पे करना होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में पे करना होगा, पे एट पार कीजिए, वारंट से कीजिए, चेक से कीजिए, लेकिन कैश में मत कीजिए, और बेयर चेक भी नहीं अलाउड है, गवर्नमेंट मना करता है। ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म, द लिस्टेड एंटिटी शैल इंश्योर कि आपने एडिक्वेट स्टेप लिए हैं सर, ताकि लोगों की जो मुसीबतें हैं ना, लोग जो चीखे पुकार कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम आप तक पहुंचते हैं, आप सुनते हैं उनकी समस्याओं को, ऐसा नहीं है कि भूल जाते हैं, आप लिस्टेड है भाई, ठीक है। इसके अलावा आप स्कोर, एक प्लेटफॉर्म आता है जहाँ पे आप अपने आप को क्या करते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं, और रजिस्टर होने के बाद ना, अब आपका जो शेयर होल्डर्स है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो सीधा वहाँ शिकायत दर्ज कर देंगे, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे भी आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, ताकि एक सेबी को भी पता चल जाए कि भैया हमारे यहाँ तो इतने लोग का प्रॉब्लम आता है, और आप तो बोलते सबका प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहे, ऐसा क्या मतलब है। हमारे यहाँ तो अभी भी 80% लोग का पेंडिंग प्रॉब्लम पड़ा हुआ है, आप बोल रहे हैं कि आपके पास जो इन हाउस रिड्रेसल मैकेनिज्म है वहाँ तो कोई कंप्लायंस तो नहीं कर रहा है, क्या मतलब भैया, आप कंप्लायंस मतलब इशू सॉल्व करते हो या ऐसे ही टिक मार देते हो कि प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। लिस्टेड एंटिटी क्या करती है ना, फाइल करती है रिकॉग्नाइज स्टॉक जहाँ पे वो लिस्टेड है, क्वार्टरली बेसिस पे, ये पहले भी था अभी भी है, कोई चेंजेस नहीं है। विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर अ स्टेटमेंट गिविंग अ नंबर ऑफ इन्वेस्टर, कितने प्रॉब्लम आए हैं, कितने बिगनिंग में आए, कब कौन से कितने हमारे प्रॉब्लम आ चुके हैं, कितने हमने सॉल्व कर दिया है, और कितने अभी भी बाकी अनसॉल्व बच गए सर, और क्या रीज़न था अनसॉल्व रहने का, ये सब बात आप बता देंगे, ठीक है। तो अब अभी तक हमने 2-3 डेट पढ़ा है ना, डेट को लेके बहुत कन्फ्यूजन होता है कि एक 21 डेज फ्रॉम क्वार्टरली, एक ईयरली बोल रहे हो आप, क्या कब बोल रहे हो। देखो उसके लिए ना इस पीडीएफ के अंदर, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लो गूगल ड्राइव से। ये पीडीएफ जब आप ओपन करोगे ना, इसके अंदर लास्ट बीच में जाओगे ना, बीच में कहीं वहाँ पर आपको ना फ्लो चार्ट मिल जाएगा। यहाँ पे क्वार्टरली कंप्लायंस का एक पूरा लिस्ट मिल जाएगा, क्वार्टरली कंप्लायंस में क्या क्या है, ईयरली कंप्लायंस में क्या क्या है, का हाफ ईयरली कंप्लायंस क्या क्या है, वो सारा आपको लिस्ट मिल जाएगा एक जगह पे। तो आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और इस वीडियो के बाद में मैं वैसे भी इस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला ही हूँ। सो डोंट वरी, अगर आप ये लेटेस्ट वाला नया वाला वीडियो देख रहे हो तो फिर कोई ट्रू इशू है ही नहीं, अब तो वैसे भी सारा कुछ जान ही जाओगे, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, आप मैनेज कर सकते हो इफ़ यू कैन। एंड फीस देखो यार, कोई नहीं छोड़ता है, सच बता रहा हूँ, फीस कोई नहीं छोड़ता है, और ये स्टॉक एक्सचेंज भी नहीं छोड़ेगा। तो हमारी फ़ीस भी है, हमारी फ़ीस है एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर, बस यही है हमारी फ़ीस। बताओ इतना छोटा सा फीस देने में भी मतलब लोग को मतलब क्या बोले, छोड़ो क्या बोल सकते हैं, कोई उपाय नहीं है, बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग का हो गया कॉमन ऑब्लिगेशन, जो आता है जो कि हमने रेगुलेशन के अंदर से भी पढ़ा है, और आई थिंक अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप बेयर एक्ट पकड़ के एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो तो समझा पाओगे किसी को। एंड फिर से मैं ये इस वीडियो में एक बात बोल रहा हूँ कि यार, अगर सेबी एलओडीआर जैसा सब्जेक्ट अगर आप सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पास के पर्पज़ से पढ़ रहे हो तो यार बहुत गलत कर रहे हो।
भाई सेबी एलओडीआर आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। रीज़न है ना, अगर आप लिस्टेड कंपनी में एमटी के लिए भी जाते हो जो भी, तो वहाँ पे ये आपसे पक्का सवाल पूछेंगे यहाँ से, और अगर आपको इसका डिटेल या फिर अच्छा से नॉलेज नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं बता पाओगे। फिर वही छोटा वाला कंपनी चलेगा आपको, मतलब देख लो यार अब आपको क्या करना है। सो आई विल सजेस्ट कि भाई एलओडीआर से तो कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, नेवर एवर। सेबी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। सो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा कॉमन ऑब्लिगेशंस पे एक वीडियो था। अब हमारा अगला वीडियो जो आने वाला है वो बहुत मतलब सर दर्द वाला वीडियो होगा, एकदम खाना वाना खा के एकदम चाय पानी पी के बैठिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ इसमें हमने डिस्कस करने वाला है मेरे को। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं आप अगले वीडियो में। चलिए, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, कितना बुलवाओगे बताओ, एक ही बात बोल बोल के थक गया इंसान। सब्सक्राइब कर दो।